के ऑल स्टूडेंट्स को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं आपको क्लास 12th का जो जनसंख्या वाला पार्ट है भारत के संदर्भ में, भारत की जनसंख्या के संदर्भ में उससे संबंधित जो मैं प्रश्न यहाँ पढ़ रहा हूँ। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। माने जो कृषि सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, जो श्रमिकों के लिए जो जितने भी क्षेत्र बताए हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में कृषि सेक्टर में या कृषि क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश क्यों है? क्योंकि अन्य क्षेत्रों में इतनी रोजगार की और व्यवसाय की संभावना कम है, आजीविका कमाने की संभावना उन क्षेत्रों में कम है, उन सेक्टर्स में, कृषि सेक्टर में ज़्यादा है, इसलिए सर्वाधिक अंश संलग्न है। स्पष्ट कीजिए। तो ये सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमजीवी जनसंख्या, श्रमजीवी का अर्थ होता है जो श्रम करती है, मेहनत करती है, वह जनसंख्या जो कि मेहनत करती है उस जनसंख्या को श्रमजीवी जनसंख्या कहते हैं। का लगभग सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमजीवी जनसंख्या का घनत्व लगभग 54.6% कृषक है। कृषक माने खेतीहर किसान। साथ में कृषि मजदूर जो कृषि या खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मजदूर कहा जाता है, जो अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापों की तुलना में, यानी अन्य व्यावसायिक क्रियाकलाप जिसमें उद्योग है या सेवा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको छोड़कर कृषि मजदूर अलग होते हैं। तो यह अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापों की तुलना में अधिक हैं। मतलब सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जो अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापों की तुलना में अधिक हैं। इसका कारण यह है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कृषि क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। मूल मतलब इसके बिना भारतीय अर्थव्यवस्था अधूरी है। सबसे बड़ा अंश भी है, योगदान भी है इसका अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि का। और मूल आधार इसलिए कि सारे क्षेत्र अगर विफल भी हो जाएं अर्थव्यवस्था के, तो ये कृषि विफल नहीं हो सकती। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और उस अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि। अब एक और अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। भारत में जो जनसंख्या के घनत्व का स्थानिक वितरण है उसकी विवेचना करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ बताया, जनसंख्या घनत्व से भूमि पर जनसंख्या के दबाव का पता चलता है। तो जनसंख्या का घनत्व का अर्थ ये होता है कि जनसंख्या का भूमि पर दबाव कितना है, यानी 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो सन 1901 में देश में जनसंख्या का औसत घनत्व 1 किलोमीटर में 77 व्यक्ति था। माने 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 1/1 किलोमीटर के क्षेत्र में 77 लोग रहते थे 1901 में, जो आगे चलकर 1951 में बढ़कर 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, जो बढ़ा। फिर 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जो है औसत जनघनत्व हुआ। अब राज्यों के स्तर पर जनघनत्व में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो भारत में सबसे कम पाया जाता है। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और बिहार का सर्वाधिक है, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ ये 2 गलत छपा हुआ है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। देश के 10 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत, यानी राष्ट्रीय औसत है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इससे भी अधिक पाया जाता है। इससे भी अधिक पाया जाता है। कहाँ पर? जो राष्ट्रीय औसत जनघनत्व है उससे भी अधिक पाया जाता है 10 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत के सर्वाधिक घने बसे राज्यों में बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, जो कि 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर केरल आता है, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा
5वें स्थान पर आया, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये लगभग बिहार 1, पश्चिम बंगाल 2, केरल 3, उत्तर प्रदेश 4, हरियाणा 5, ये 5 राज्य हो गए। दूसरे और देश के राज्यों अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम में थोड़ा उससे ज़्यादा 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नागालैंड में 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मणिपुर में 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 124 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब जनसंख्या घनत्व 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक भी कम है कहीं कहीं पे। ये जो बाद वाले राज्य हैं ये 125 से भी कम है, ये जितने भी राज्य थे। यह राज्य मुख्यतः कैसे हैं? पहाड़ी राज्य हैं जहाँ धरातल उबड़ खाबड़ और निवास योग्य नहीं है। यहाँ का धरातल रहने के लायक नहीं है और ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए यह जनघनत्व कम है। और जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ समतल भूमि पाई जाती है वो राज्य जो है अधिक जनघनत्व वाले हैं, जैसे कि आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि। औसत घनत्व के आधार पर भारत को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उच्च घनत्व के क्षेत्र। अब उच्च घनत्व के क्षेत्र इस वर्ग में वे क्षेत्र आते हैं जिनका घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। उच्च घनत्व के क्षेत्र वे क्षेत्र आते हैं, इस वर्ग में वे क्षेत्र आते हैं, माने इस उच्च घनत्व, उच्च माने ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं तो उसे उच्च घनत्व कहते हैं। अब उच्च घनत्व के वर्ग में ऐसे क्षेत्र आते हैं, ऐसे क्षेत्र, ऐसे प्रदेश, ऐसे एरिया आते हैं जिनका जनघनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण मालाबार तट जो केरल में है, पूर्वी तट तमिलनाडु में, कृष्णा गोदावरी महानदी का डेल्टाई क्षेत्र तथा पूर्वी गुजरात सम्मिलित हैं। उच्च घनत्व के क्षेत्रों में ये क्षेत्र सम्मिलित है, जैसे गंगा यमुना का मैदान, दक्षिणी मालाबार तट केरल में, पूर्वी तट तमिलनाडु का, कृष्णा गोदावरी महानदी का डेल्टाई क्षेत्र तथा पूर्वी गुजरात सम्मिलित हैं उच्च जनघनत्व क्षेत्र में। अब आते हैं मध्यम घनत्व के क्षेत्र। जो उच्च घनत्व के क्षेत्र बताएं वो मैं एक बार आपको नक्शे में भी बता देता हूँ। बिहार, पश्चिम बंगाल, या फिर इनको यूँ कहते हैं कि गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, तमिलनाडु का पूर्वी क्षेत्र और ये क्षेत्र आते हैं, पूर्वी गुजरात आता है। और इसके अलावा इसमें मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ये आएंगे, यहाँ पर 200 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाए जाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत झारखंड, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र जिसमें झारखंड और ओडिशा दोनों सम्मिलित होते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक उसमें भी दक्कन के पठार में है ये दोनों, महाराष्ट्र और कर्नाटक, पूर्वी असम यानी पूर्व वाला असम का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी गुजरात एवं सौराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा। तो ये बहुत सारे क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए 200 व्यक्ति से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। इसमें एक तो झारखंड, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक दक्कन का पठार का क्षेत्र, पूर्वी असम का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी गुजरात का क्षेत्र, सौराष्ट्र का क्षेत्र गुजरात में ही, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र एवं पश्चिमी आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा आते हैं किसमें? मध्यम घनत्व में, जिनका औसत घनत्व 200 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं न्यून घनत्व वाले क्षेत्र। न्यून घनत्व वाले क्षेत्रों में इस क्षेत्र के अंतर्गत या इस क्षेत्र में घनत्व जो है इस प्रकार है, 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य होता है। पूर्वी हिमालय,
असम को छोड़कर पश्चिमी हिमालय, थार का मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के अधिकांश भाग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इन क्षेत्रों में 200 से यानी 100 से 200 के बीच में जो व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में, उसको बताया है। पूर्वी हिमालय, जिसमें असम को छोड़कर पश्चिमी हिमालय, थार का मरुस्थल, दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनके भी अधिकांश भाग इस वर्ग में आते हैं, जो कि 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। अति न्यून घनत्व वाले क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा अंडमान निकोबार राज्य आते हैं, जिनका घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। तो नक्शे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, एक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी, हिमाचल प्रदेश भी। जम्मू कश्मीर का 124 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 125 से भी कम है। हिमाचल प्रदेश में 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये भी 125 से कम है। सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी इससे कम है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति है केवल, जो भारत में सबसे कम जनघनत्व वाले क्षेत्र है। नागालैंड में 118 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और मणिपुर में 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि त्रिपुरा में 350 है। तो इस तरह से ये ज़्यादा घनत्व वाले क्षेत्र इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। और एक प्रश्न और है इसके अंतर्गत, और देख लीजिए। बात करें अब हम भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए, इसकी बात अब हम करते हैं। तो इसमें भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया। माने भारत की जनसंख्या का जो व्यावसायिक संगठन है, माने जो काम धंधे करने के हिसाब से संगठन बनता है, तो आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक तथा अश्रमिक। अश्रमिक मतलब जो मजदूरी नहीं करते, सीमांत श्रमिक मतलब जो कम करते हैं, कभी कभी करते हैं, मुख्य श्रमिक जो ज़्यादा करते हैं। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो कि एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 माह काम करता हो, तो वो मुख्य श्रमिक के अंतर्गत आता है। 183 दिन अगर एक वर्ष में 365 दिन में अगर वो मजदूरी कर लेता है, तो वो मुख्य श्रमिक के अंतर्गत आता है, जो 6 माह तक काम कर लेता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में 183 दिन या 6 माह से कम की अवधि तक काम करता है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमिकों, मुख्य और सीमांत दोनों का अनुपात 39.8% है, जबकि अश्रमिक 60%, यानी मजदूरी नहीं करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं और मजदूरी करने वाले केवल 40% से भी कम है, लगभग ही है 40%। तो ये तो एक स्थिति भयावह बनती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में आश्रित जनसंख्या का अनुपात ऊंचा है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात गोवा में 39.6% है। अब श्रमजीवी या मेहनत करने वाले या मुख्य श्रमिक जो आते हैं वो गोवा में सर्वाधिक हैं। दमन एवं दीव में 49.9% है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। श्रमिक वर्ग में अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव ये आते हैं। आर्थिक विकास के निम्न स्तरों के क्षेत्र में श्रम की सहभागिता ऊंची दर है, क्योंकि इन क्षेत्रों की मांग भी अधिक है। अब यहाँ पर भारत में श्रम शक्ति का सेक्टरवार संगठन, पहले बताया गया जनसंख्या कुल। अब इस कुल जनसंख्या में यहाँ पे बताया कि प्राथमिक संवर्ग में काम करने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं, तो 26,30,22,473 व्यक्ति। प्रतिशत कुल श्रमिकों का बनता है 54.6%। इसमें स्त्री पुरुष कितने हैं, 26 करोड़ में 16 करोड़ पुरुष और 9 करोड़ स्त्रियां। द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले 1,83,36,307, जिसमें 3.8% कुल बनता है जनसंख्या का। पुरुष इसमें 97 लाख हैं, स्त्रियां 85 लाख। तृतीय क्षेत्र में कार्य करने वालों में 20 करोड़
3,84,531। प्रतिशत में 41.6% है। पुरुषों की संख्या 15 करोड़ और स्त्रियों की संख्या 4 करोड़। तो 9 4 13 करोड़ कुल स्त्रियां बन रही हैं, 14 करोड़ मान लीजिए, और पुरुष बन रहे हैं 32 करोड़ के लगभग। तो वैसे भी पुरुषों का अनुपात महिलाओं से अधिक है श्रमजीविता में। तो इसमें तालिका एक के अनुसार द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाया गया है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है। 54.6% कृषक और कृषि मजदूर, किसान और खेती का काम करने वाले मजदूर, जबकि 3.8% घरेलू उद्योगों में काम में लगे लोग हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री की जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष श्रमिकों की संख्या तीनों ही सेक्टरों में स्त्रियों की संख्या से या स्त्री श्रमिकों की संख्या से अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और एवं तृतीयक सेक्टरों में भी सहभागिता बढ़ी है। फिर देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता की दर स्थानिक भिन्नता को देखने को मिलती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषक मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का एक बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। तो इस तरह से 2 प्रश्न थे। अब आप इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।